हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला लेसन भोजन कहाँ से आता है। हमारे अध्याय के मुख्य बिंदु हैं भोजन और भोजन की विविधता, खाद्य संघटक, खाद्य सामग्री और स्रोत, अंकुरित बीज और शहद, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु तथा सर्वाहारी जंतु। आज का हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य सामग्री। भोजन, खाने योग्य सामग्री को हम भोजन कहते हैं। जानवर और मानव को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे बीज, फल, जड़, तना आदि से तथा जानवरों से दूध, अंडे, मांस आदि के रूप में मिलता है। हम क्या खा रहे हैं? प्यारे बच्चों, यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है तथा आपने और उसने पूरे दिन भर में जो भी खाद्य पदार्थ खाए हैं उनका नाम लिखना है। जैसे आपने पूरे दिन में चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल आदि खाए हैं तो उनका नाम लिखना है। इसी प्रकार आप अपने दोस्तों से पूछें कि उन्होंने पूरे दिन में क्या खाया। क्या हम एक जैसा भोजन करते हैं? नहीं, हम सभी अलग अलग भोजन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संघटक यानी इंग्रेडिएंट्स। वह कच्ची सामग्री जो भोजन को बनाने के लिए आवश्यक होती है संघटक कहलाती है। जैसे चावल बनाने के लिए चावल व पानी काम आते हैं तो चावल व पानी संघटक हैं। खाद्य व्यंजन व कच्ची सामग्री या इंग्रेडिएंट्स या संघटक। खाद्य पदार्थ जैसे रोटी या चपाती, तो इसके लिए कच्ची सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स होंगे आटा, जल तथा नमक। इसी प्रकार दाल, तो दाल के लिए कच्ची सामग्री होगी कच्ची दाल जो कोई भी हो सकती है जैसे कि मसूर, मूंग, अरहर या कोई अन्य दाल। जल, नमक, तेल या घी तथा मसाले, ये दाल बनाने के लिए कच्ची सामग्री या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है खाद्य व्यंजन, उसके संघटक व स्रोत। अधिकांश खाद्य सामग्री पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ते, फल, बीज और जानवरों से अंडा, मांस आदि रूप में प्राप्त की जाती है। खाद्य व्यंजन, उसके संघटक व स्रोत। अब इस सारणी पर नजर डालते हैं। जैसे इडली, ये खाद्य पदार्थ है। इसके लिए हमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी जैसे चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। तो ये सामग्रियां किससे प्राप्त होती हैं? वह स्रोत कहलाता है। जैसे चावल, तो ये कच्ची सामग्री है और हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। तो चावल का स्रोत पौधा होता है। इसी प्रकार उड़द की दाल, नमक, चावल, इसमें आपको बताना है कि इनका स्रोत क्या है। इसी प्रकार चिकन करी, इसके लिए कच्ची सामग्री चाहिए होगी चिकन, मसाला, तेल या घी, जल। तो ये सभी सामग्रियां किससे प्राप्त होती हैं? जंतुओं से या पौधों से। तो इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है वो स्रोत कहलाते हैं। या हम यूँ कहें कि ये जिनसे प्राप्त होती हैं उन्हें हम स्रोत कहते हैं। जैसे चिकन जंतु से प्राप्त होता है। इसी प्रकार मसाला, तेल या घी पौधे से प्राप्त होता है या जंतु से भी प्राप्त हो सकता है।
इसी प्रकार आपको ये सारणी आगे भी बढ़ानी है और आप इसके लिए अलग अलग व्यंजन को लिखकर उनकी कच्ची सामग्री तथा स्रोत लिख सकते हैं। आइए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानकारी करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे पौधे, अनाज, सब्जियां, फल आदि खाद्य सामग्री के स्रोत हैं। पशु हमें दूध, मांस व अंडे प्रदान करते हैं। गाय, बकरी और भैंस व अन्य जानवर से हमें दूध मिलता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, क्रीम, पनीर और दही का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। टोफू, यह सोया दूध होता है जो सोयाबीन से बनाया जाता है। सोयाबीन दाल होती है, दाल से भिगोकर इसको पीसा जाता है तथा इससे दूध प्राप्त किया जाता है और उसी सोया दूध से दही, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं। इसका उपयोग मांस के विकल्प के रूप में किया जाता है। चीन में 2000 वर्षों से इसका सेवन किया जाता है। कुछ पादपों के एक से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है तथा इसकी पत्तियों से सब्जी भी बनाई जाती है। उसी प्रकार केले के पौधे का फल भी खाया जाता है तथा इसके फूल की भी सब्जी बनाई जाती है। बीज गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग आदि बीजों के रूप में खाए जाते हैं। इसी प्रकार जड़ के रूप में गाजर, मूली व सलगम के पौधे खाए जाते हैं। पत्ती पालक, बथुआ आदि की पत्ती खाने योग्य भाग हैं। फल जैसे कि आम, अनार, पपीता आदि के फल खाए जाते हैं। तना, आलू जो कि एक भूमिगत तना है, तने के रूप में खाया जाता है। अदरक भी एक भूमिगत तने का रूप है जिसे राइजोम कहते हैं। दिए गए पौधे के चित्र को ध्यान से देखिए। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पादप को 2 भागों में बांट सकते हैं। जमीन से जो भाग ऊपर होता है वह प्ररोह तंत्र कहलाता है तथा पौधे का वह भाग जो जमीन से नीचे होता है मूल तंत्र कहलाता है। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पुष्प, फल, तना, पत्ती, नोड, कलिका आदि आते हैं तथा मूल तंत्र में प्राथमिक मूल जो मुख्य मूल होती है तथा द्वितीयक मूल जो प्राथमिक मूल में से छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं उन्हें हम द्वितीयक मूल कहते हैं। पौधे के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उस भाग को नोड या संधि कहते हैं तथा एक संधि से या नोड से दूसरी नोड तक का जो भाग होता है उसे इंटरनोड या पर्व संधि कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भोजन के रूप में पादप के विभिन्न भाग। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संघटक या स्रोत तथा पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। तो पहले भाग की तरफ आते हैं, जैसे बैंगन का भरता। तो इसके लिए संघटक क्या होगा? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में या कोई अन्य, तेल,
मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से प्राप्त। तो बैंगन हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यही इस सारणी में लिखना है। जैसे बैंगन फल होता है, इसी प्रकार मिर्च ये भी फल होता है। तेल, मूंगफली या सरसों, सोयाबीन, तो ये पौधे के बीजों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस सारणी को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार हमने देखा है कि उत्सुकतावश बच्चे कई पौधों की पत्तियों को खाकर देखते हैं कि यह कैसा है, लेकिन आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण बिल्कुल भी ना करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। बीज व अंकुरण। बीज व अंकुरण को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसे हम घर पर ही करके देख सकते हैं। सर्वप्रथम मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लें, जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, और पानी से भरे बर्तन में डालें और इसे 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन पानी को पूरी तरह से निकाल दें और बीज को बर्तन में गीले कपड़े में लपेटकर रखें तथा ऊपर से कुछ वजन रख दें और लगभग 8-10 घंटे यानी रात भर के लिए छोड़ दें। अब कपड़े को धीरे से खोलकर बीजों को बाहर निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि बीज अंकुरित हो गए हैं। बीजों के अंकुरण से सफेद धागे नुमा संरचना निकल आती है, इसे हम प्रांकुर कहते हैं और इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। इन अंकुरित बीजों को धोने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। इन्हें उबाल कर भी खाया जा सकता है। कुछ मसाले जैसे नमक, उबले आलू, प्याज, नींबू का रस मिलाकर इसको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। मकरंद व मधुमक्खी। आपने तितलियों और मधुमक्खियों को अक्सर फूलों पर मंडराते हुए देखा होगा। ये मकरंद पीने के लिए फूलों पर मंडराती रहती हैं। तो ये मकरंद क्या होता है? मकरंद यह फूल के आधार तल पर पाया जाता है। यह मीठा रस होता है तथा परागण में मदद करता है। मधुमक्खियाँ फूलों से अमृत यानी कि मीठा रस मकरंद इकट्ठा करती हैं तथा इसे शहद में परिवर्तित करती हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनके मकरंद वर्ष के कुछ महीनों के लिए ही उपलब्ध होता है, इसलिए मधुमक्खियाँ इस शहद को वर्ष भर अपने उपयोग के लिए संग्रहित करती हैं यानी इकट्ठा करती हैं, जो छत्ते के रूप में होता है। हम मधुमक्खियों द्वारा शहद के रूप में संग्रहित भोजन को एकत्र करते हैं। इस शहद का उपयोग हम औषधीय रूप में और खाद्य रूप में भी करते हैं। तो देखा आपने मधुमक्खियाँ हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। ये हमारे लिए शहद बनाती हैं। ये प्रकृति के संतुलन के लिए एक बहुत ही आवश्यक जीव है। हमारा अगला टॉपिक है जंतु और उनका भोजन। शाकाहारी जंतु वह जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद यानी पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। ये जंतु घास,
खली, भूसा, अनाज या पेड़ों की पत्तियां आदि को खाते हैं। मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो केवल दूसरे प्राणियों को ही खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि ये दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं। सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पादप तथा जानवरों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, चिड़िया आदि। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें जीव का नाम तथा खाया जाने वाला भोजन लिखा हुआ है। जैसे भैंस, तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि इनको खाती है। ऐसे ही बिल्ली छोटे जंतुओं, पक्षी, दूध आदि को खाती है। तो आगे की सारणी को आपको पूरा करना है। जैसे चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, तो इसको आपको पूरा करना है। जंतु और उनके भोजन के आधार पर वर्गीकरण या पहचान। आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हर्बीवर्स वे जंतु होते हैं जो घास खाते हैं। जैसे काऊ, तो गाय हर्बीवर्स है। क्यों? क्योंकि वह घास खाती है। इसी प्रकार लॉयन मांस खाता है, इसलिए इसे हम कार्निवर्स में रखते हैं। डॉग जो कि रोटी और मांस दोनों खाता है, इसे हम ओमनिवर्स में रखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें आप पहचानिए और इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। आप अपनी पसंद के जानवरों के नाम लिखकर और उन्हें भोजन के आधार पर यानी वो क्या खाते हैं के आधार पर इस सारणी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अंत में हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा इसकी संक्षिप्त जानकारी करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, यानी हमें पौधों से और जंतुओं से दोनों से ही भोजन प्राप्त होता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणियों को दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। Thanks for watching and like and subscribe my channel.